आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज लाइन विद रिता सैफी में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद और ईद की बहुत सारी मुबारकबाद। आज ईद का तीसरा रोज है और आज भी हम आपके सामने मौजूद हैं। आज भी यहाँ पर बहुत सारे मेहमान या वो सारे मेहमान मौजूद होंगे जिनको आप एक मुख्तलिफ रूप में देखते हैं नॉर्मल डेज में, लेकिन आज जो हम ईद का प्रोग्राम में बात करेंगे उनसे खास तौर पे कि उनकी ईद किस तरह से बन रही है। और इस बिलखुसूस चूँकि आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त तमाम लोग कोरोना वायरस जैसी वबा से जो है निबर्द आजमा है और इस सारी सिचुएशन में किस तरह से अपनी ईद आप मना सकते हैं उस पे बात करेंगे। लेकिन जो SOPs की मैं बार बार रोजाना बात कर रही हूँ आप लोगों से, उस पे आपने जरूर तवज्जो देनी है और जो SOPs आपको हुकूमत ने बताई हैं उसको मद्देनजर रखते हुए आपने अपनी ईद को मनाना है। साथ ही जी जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश यही होती है खास तौर पे कि ईद पर जो है उन लोगों से आपके सामने उन लोगों को लेकर आया जाए जो वैसे तो आप देखते हैं मेरे हाथ वक्त में हमारे साथ मौजूद होते हैं, लेकिन ईद पे भी हम उनसे जाने कि वो अपनी ईद को किस तरह से मनाते हैं और क्या करते हैं। मेरे जो मेहमान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी तरफ जाऊंगी उनका तारुफ कराने के लिए। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं मिर्जा इख्तियार बेग साहब हैं। आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी है, आप ऑनरी जो है वो कौंसिल जनरल भी हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच इख्तियार बेग साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। उनके हमरा बैठे हैं असदुल्ला खान साहब हैं, MD वाटर बोर्ड हैं, उनके शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, जो कि मुझे मालूम है कि आपके ऊपर बड़ा बर्डन है इस वक्त पानी के हवाले से पूरे शहर भर का, लेकिन उसके बावजूद आप यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही बैठे हैं सेंटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब हैं, सीजन पॉलिटिशियन है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनको भी खुशामदीद कहूंगी। थैंक यू सो वेरी मच सेंटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले मिर्जा इख्तियार बेग साहब की जाने बढ़ूंगी। इख्तियार बेग साहब ये बताइए कि SOPs को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से ईद मनाई जा रही है? देखिए इस बार एक दो चीज़ें बड़ी अच्छी हमें देखने में आई हैं और मैं आपसे चाहूँगा उनका जिक्र करूँ। पहले तो ये है कि जुम्मतुल विदा में भी और ईद पे भी जब नमाज पढ़ी उन्होंने 2 जमातें की थी, एक 6 बजे की थी डिफेंस में जी और एक 7:30 बजे की। तो हम 7:30 वाली में गए थे, लेकिन 6:30 करके जब नमाज हो रही थी तो जो लोग बाद वाले आए थे वो बाहर खड़े हुए इंतजार कर रहे, और कभी भी दरवाजे में ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से अंदर गए हों या वो निकल रहे हों। मतलब लोग डिसिप्लिन थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बात तो ये आपसे मैं शेयर करूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि इस बार ईद जो है उसमें वो एक अजीब तो दिल बुझा हुआ सा है, वो खुशी वो जज्बा वो नहीं है, लेकिन क्योंकि 30 दिन रोज़े रखे हैं और हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ होता है कि वो ईद वाले दिन उसको सेलिब्रेट करे। हमारा मज़हब भी इसकी इजाज़त देता है, लेकिन जो कोरोना वायरस ने हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में तबाही फैलाई हुई है, हमारे अपने कितने जानने वाले जो हैं वो हमसे बिछड़ गए। और फिर दूसरा जो हादसा हुआ था प्लेन का कराची में, PIA का जो क्रैश, उसमें हमारी बिजनेस कम्युनिटी के शबीर अहमद जो पाकिस्तान बैडवेयर एसोसिएशन के करंट चीफ थे, पोलानी फैमिली के 5 लोग, वो जैन पोलानी, उनकी वाइफ, उनकी बच्चियाँ, इन सब जो है प्लेन क्रैश में इंतकाल हो गया। तो ये सब चीज़ें देख के बिल्कुल दिल ने चाह रही बनाई जाए, लेकिन हमने यहाँ पे ये सोचा है कि सादगी से और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, SOPs को मेंटेन करते हुए जो बतलाई गई है, हम इस ईद को जो है एक रवायती तरीके से मनाएं, क्योंकि बच्चे होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं समझते कि आप किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें ईदी भी दी जाए, और लेकिन नमाज में यह है कि जो हम पोलो ग्राउंड में जाते थे गवर्नर साहब के साथ, तमाम कौंसल जनरल आते थे, तो वो बिल्कुल नहीं हुआ। फिर हम जाते थे गवर्नर हाउस में, कॉल ऑन होता था, तमाम कौंसल जनरल एंड डिप्लोमेट चाय पे उनसे मिलते थे, वो भी कुछ नहीं था। मीडिया के लोग कुछ आते थे घर पे, वो भी बिल्कुल चेंज हो गया। तो इस बार ईद, अब देखें कल हमने जाना है
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में जो यौम आदत हम करते हैं मिठाइयों तोहफे लेके बच्चों के साथ, तो वो अभी तक प्रोग्राम है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन इतनी ज़्यादा है कि उसमें सबसे अच्छा यही है कि घर पे आप सबसे ज़्यादा सेफ हैं और जितना घर पे रहेंगे जितना महफूज हैं आप। ठीक है जी, असदुल्लाह साहब आपकी जाने पाऊंगी। जाहिर सी बात है चूँकि कोरोना वायरस के बाद जो लॉकडाउन की सिचुएशन बिल्डअप हुई, उसके बाद आप लोगों को भी ज़्यादा बर्डन आ गया, क्योंकि जो 3 मेन चीज़ें थी बुनियादी ज़रूरत, जिसमें पानी भी है और उसको मुकम्मल तौर से उसको यकीनी बनाना कि लोगों तक पहुँचे, और ख़ासतौर पे इस इवेंट पे भी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फेस्टिविटी का मामला है, लोगों के घर में जो है वो प्रोग्राम्स वगैरह भी होते हैं, और उस हवाले से तो आप किस तरह से ईद को बना रहे हैं? आज भी क्या काम में लगे हुए थे या किस तरह से आपने देखा? और ये बताएं कि ये ईद आपको पुरानी ईद से किस तरह मुख्तलिफ लग रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं साहब ने जैसे फरमाया इसमें कि जो ये अभी जहाज़ का हादसा हुआ है, ये बहुत दुख और तकलीफ दे है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा, हम भी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं मेरे साथ, डॉक्टर साहब भी इस्लामाबाद कराची ट्रैवलिंग, और मिर्ज़ा साहब की भी कराची इस्लामाबाद लाहौर, ये हमारी ट्रैवलिंग नॉर्मल रहती है। तो हमें एकदम वो एहसास होने लगा कि इन्हीं जहाज़ों के अंदर जो है हमारी भी ट्रैवलिंग होती है। अल्लाह ताला जो उसमें शहीद हुए हैं उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। नंबर 1 तो ये हादसा जो है इसकी वजह से बड़ी सादगी से ईद मनाई जा रही है, गो कि आज 3rd डे है। दूसरा, इसके अंदर जो कोरोना वायरस का अमल है, जिसका आपको इल्म है कि कोई लगभग 2 से 2.5 महीने अब तो होने को चले, इसके अंदर हमारी पूरी लाइफ जो है ना वो अजीब सी एक सिचुएशन में आ गई है। मैं इस बात को बिल्कुल सेकंड करूँगा मिर्ज़ा साहब की, कि बच्चे जो हैं वो शायद इस बात को बिल्कुल नहीं समझते कि जी क्या हालात हैं, कोरोना वायरस क्या है। माना कि उनको हम अवेयरनेस टीवी के ज़रिए और हम उन्हें बताते रहते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं, चाहे वो गरीब के बच्चे हों या अमीर के बच्चे हों, उन्हें ईद मनाने का शौक़ रहता है, उन्हें नए कपड़ों का भी, नए शूज़ का भी, नाना नानी दादा दादी के घर जाने का भी एक उनके पास इश्तियाक रहता है कि हमें जाना है। तो बच्चों की तो ज़रूर है, लेकिन सच पूछिए कि अगर मैं अपनी ज़ात को लेके चलूँ और मैं अपने मामलात को लेके चलूँ, तो इस वक्त जो ये पिछले 2-2.5 महीने कोरोना के गुजरे हैं, इसमें जितने लोग अफेक्टिव हुए हैं, जितने लोगों की डेथ हुई है, जितने लोग सीरियस हैं, मेरे अपने डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो क्वारंटाइन हुए हुए हैं इस वक्त। अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसी डेथ नहीं हुई है, लेकिन क्वारंटाइन हुए हुए हैं, और लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है ना वो खौफ की कैफियत के अंदर हैं। अगर ईद के अंदर देखें, ईद गुजर गई, लेकिन लोग एक दूसरे जिस तरह से पहले हम बचपन से आज इस उम्र तक लोग बड़ी गर्मजोशी से मिलते थे, एक दूसरे को हक करते थे, एक दूसरे को काफ़ी देर तक 3-3 दफ़ा हक करते थे, लेकिन वो इस दफ़ा देखने में नहीं आया। सही। डॉक्टर साहब आपकी जाने पाऊंगी। डॉक्टर साहब ये बताइए कैसे देख रहे हैं, पूरी दुनिया में इस वक्त एक पेंडेमिक भी है, उसके साथ साथ फेस्टिविटी भी है। जाहिर सी बात है पूरे मंथ रमज़ान के हम इबादत करते हैं, उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से ये एक नेमत भी है जिसका शुक्र अदा भी करना है। ईद जो है एक तोहफा है एक तरीके से, और फिर जाहिर सी बात है ये भी हमारे मज़हब में कि उदासी कुफ्र है, मायूसी कुफ्र है, तो उससे भी निकल के तो एक तरफ फेस्टिविटी है, दूसरी तरफ वबा भी है, दोनों को किस तरह से लेकर चल रहे हैं? मसला है कि ये जो पेंडेमिक है और इस पेंडेमिक में ईद आई है, ये मेरे ख्याल से हम सब के लिए एक न्यू एक्सपीरियंस है। और जहाँ सारी दुनिया में अमात हो रही है और कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, मैंने जो ईद बनाई बड़ी सादगी से बनाई, क्योंकि हम रूरल बैकग्राउंड से हमारा ताल्लुक़ है। तो हम अपने गांव थे और आज आए हैं, 3rd डे है। हमने सही माना में ईद वहाँ सेलिब्रेट या नहीं मनाई डेलिबरेटली, क्योंकि बहुत से मसले मसाइल हैं, क्योंकि सोशल गैदरिंग में ये कोरोना फैल सकता है। और अर्बन एरियाज़ में तो बहुत फैल रहा है, रूरल एरियाज़ में भी फैलना शुरू हो गया सारे पाकिस्तान में। तो अब ये कि ये जो है वबा जो है हमारे लिए कमिंग डेज में स्पाइक करने वाला है। तो अपनी जगह पर खुशियाँ ज़रूर है ईद, मगर ये जो प्लेन का जो वाक़या हुआ
اور یہ جو وبا جو چل رہی ہے اس میں میرے خیال سے عید میں وہ مزہ بھی نہیں ہونا چاہیے ہر آدمی کے لیے، کیونکہ جو آنے والے دنوں میں ہمارے اس ملک میں اور ساری دنیا میں اموات کی تعداد بہت زیادہ بڑھنے والی ہے، تو یہ میرے خیال سے کوئی اللہ رحم کرے اچھی شکل نہیں ہے ہمارے لیے. تو ہمیں اس کے لیے پریپیئر رہنا ہے، اور اس کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ بھی ہے، اس کے لیے جو ہے دیگر تدابیر بھی ہے. اور دنیا ویسے بھی دو حصوں میں تقسیم ہے اس وقت. ایک وہ جو انسانوں کو چاہتے ہیں، جو کہ سینٹرل لیفٹ کی سوچ رکھتے ہیں، سوشل ڈیموکریٹس ہیں. دوسری طرف وہ جو سرمایہ دار یا کنزرویٹر فنڈامنٹلسٹ ہے. تو ایک تو کہتے ہیں کہ کاروبار چلے، ایک کہتے ہیں کہ انسان بچے. اب اس تصاد میں ہم تو چاہتے ہیں کہ انسانیت کی بچت ہو اور اس وبا سے ہماری جان چھوٹے. اب وہ جان تو سائنس کے تھرو، ریسرچ کے تھرو، ویکسین کے تھرو ہی ہوگی. اور اس ملک میں جو رستہ انہوں نے لیا ہے، جس میں پریزنٹ گورنمنٹ ہے، جس میں یہاں کا مولوی بلا ہے، جس میں یہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہر چیز نارمل ہو، اس اموات بڑھے گی. خود کورٹس نے بھی اسی طرح کی بات کی ہے کہ یہ پینڈیمک نہیں ہے. تو اب یہ فیوچر میں جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں اموات کتنی ہوں گی اور کیا تباہی ہوگی. ضرور اس پر جس طرح بنگلہ دیش بنا تھا، کمیشن بنا تھا، تو یہ تعین ضرور ہوگا، ٹھیک، ہم زندہ ہو یا نہیں ہو، کہ ہوا دا ریسپانسبل. ٹھیک ہے، who are the responsible، اس پہ بھی بات ہوگی. میں ایک بریک پہ جاؤں گی، لیکن اس سے پہلے میں آج بھی آپ کو ضرور بتا دوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جو ہمیں لوگ فالو کرتے ہیں، جو ہمیں دیکھتے ہیں، وہ یقیناً ہم جو جس طرح کے آپ کو باتیں یا صلاح دیتے ہیں وہ اس کو بھی فالو کرتے ہیں. دیکھیں، آج اس عید پر آپ کی جو تیاری ہے اس میں ایک تو ماسک ہونا بہت ضروری ہے. میں اس لیے بار بار دکھاتی ہوں کہ آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ خود تو بغیر ماسک کے بیٹھی ہوئی ہے، یہ ساتھ ہی رکھا ہوا ہے ماسک بھی. اور ایک چیز جو کہ ویری امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ رہی وہ اسپرے گن. چونکہ مجھے سینیٹائزر میں بار بار بتاتی ہوں سوٹ نہیں کرتا ہے، تو آپ کے پاس سینیٹائزر ہونا چاہیے، یا پھر ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے اسپرے گن ضرور ہونی چاہیے کہ جب آپ کے مہمان آئے یا آپ بھی کہیں جائیں تو وہ ضرور کریں. بار بار یہ میسج دینے کا مقصد ہی یہی ہے. اور ساتھ ہی آپ کو یہ بتا دیں کہ دس ٹرانسمیشن از اسپانسرڈ بائی گالا بسکٹ. سو اسی کے ساتھ جی ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ دس ٹرانسمیشن ای ٹرانسمیشن از بیسکلی اسپانسرڈ بائی گالا بسکٹ. گالا بسکٹ وہ جو کہ دیس کا بسکٹ ہے اور بڑا ہی خستہ اور نرالا ہے. جاتے اپنے مہمانوں کی جانب. مرزا اختیار بیگ صاحب، آپ ہی بتائیے. چلیں، اب تھوڑی سیریس بات تو ہوئی اور ظاہر سی بات ہے، لیکن چونکہ عید کا تہوار ہے تھوڑی سی عید کی بھی بات کریں. یہ بتائیں کہ بچپن میں عید کیسی ہوتی تھی اور آج کی عید میں کتنا فرق آیا ہے؟ بچپن کی عید مجھے ابھی بھی تھوڑی تھوڑی یاد ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو اٹریکشن ہمیں ہوتا تھا وہ عیدی ملنے پہ ہوتا تھا، اور عیدی بھی کرارے نوٹ. اگر کوئی رشتہ دار نرم نوٹ دے دیتا تھا تو وہ کتنے زیادہ پیسے ہوتے تھے ہمیں نہیں اچھے لگتے، ہم کہتے تھے انکل نے تو بس پیسے ہی. لیکن اگر کوئی رشتہ دار کرارے نوٹ دیتے تھے تو پھر ہم اس کو اپنے گلے میں رکھتے تھے اور وہ ہم کو. اچھا، گلے کا بھی کانسیپٹ اب نہیں رہا، ورنہ پہلے وہ گلا ہوتا تھا جس میں بچے سیو کرتے تھے اپنی عیدی. ہے تو پھر اس میں عیدی گنتی جاتے تھے، پھر 3 دن کے بعد ٹوٹل ہوتا تھا اور کس کی کتنی جمع ہوئی وغیرہ. اور عموماً امی لے کے رکھ لیتی تھیں کہ ضرورت ہوگی تو پھر لینا، اور ہم کہتے کہ نہیں رہنے دیں ہم خود کریں گے. تو یہ باتیں تھیں جو ابھی بھی ہمیں یاد ہیں اور بڑی حسین یادیں ہیں. بلکہ لیکن پہلے زمانے کی عید میں اور اب کی عید میں بہت فرق ہے. پہلے کی عید میں زیادہ خوشیاں بڑھتی تھیں، زیادہ ملنا ملانا ہوتا تھا. اس بار بچے بھی جو ہیں وہ زیادہ نئے کپڑے، جوڑے، تحائف، شوز. عیدی بھی اب وہ 100-50 روپے والی نہیں، اب ہزاروں میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں. وہ بھی اپنی مرضی سے مانگتے ہیں. زیادہ جی فرق ہو چکا ہے. آپ جنریشن گیپ کہہ لیں ان کو، لیکن بہرحال وقت کے ساتھ آپ کو بدلنا پڑتا ہے اپنے آپ کو بھی. ہم بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ
اب لیکن ہمارے گھر میں عید والے دن جو ہوتا ہے پہلے دن، میں کیونکہ فیملی میں سب سے بڑا ہوں تو ہمارے یہاں فیملی ڈنر عید ڈنر ہوتا ہے. ہمیں خفیہ ذرائع سے پتہ چلا کہ آپ لفافے بنا کے رکھتے ہیں جی، اور پھر دیتے ہیں جب اور عید میں جب پوری اشتاق بھائی کوشش وغیرہ سب کرتا لوگ ہوں ملنے آتے ہیں. ہاں کہ لڑائی نہ ہو اور صحیح لفافے بن جائیں، لیکن ہر بار کوئی نہ لیکن کوئی غلطی ذرائع ہوتی ہمارے ہے. پکے ہیں دیکھیں. ذرائع آپ کے تو یہاں سے اسلام آباد تک پکے ہیں آپ. تو وہ عید کی جو ڈنر میرے گھر پہ ہوتا ہے اس میں تمام بہنیں بھائی ان کے بچے یہ سب آتے ہیں اور کھانا وغیرہ. امی کے وقت سے ایک ہے کہ وہ ہمارا ایک سلسلہ ہے اور پھر وہ بچے کو عید دی جاتی ہے جو ایک خاص ٹریڈیشن ہے جی ایک سلسلہ ہے اور وہ چل رہا ہے اور ہمارے ہی گھر پہ سب جمع ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ وہی روایت ہیں جو ابھی تک ہم لے کے چل رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ حسین روایتیں ہیں ان کو لے کے چلنا چاہیے. لیکن اس بار بچوں میں بھی مجھے وہ جذبہ نہیں لگا. کسی نے مجھے یہ نہیں بولا کہ مہندی لگانے لے کے چلو. میں سوچ رہا تھا کہیں سے آواز آئے کہ بھئی ہمیں آپ لے کے چلیں شون سرکل پہ یا ادھر ادھر جہاں پہ عظما میں جو لگتی ہیں. پہلے کہتے تھے لڑتے تھے لیکن اس بار کسی نے نہیں کہا اور بلکہ وہ تحفے تحائف جمع کر رہے تھے جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ میں بچوں کو ہم جا کے دیتے ہیں. آج شام میں جائیں گے تو انشاءاللہ اس کے لیے تیاریاں کر رہے تھے. 300-400 سیٹس بنا کے لے کے جاتے ہیں. اس میں کھلونے بھی ہوتے ہیں مٹھائیاں بھی ہوتی ہیں پیسے ہوتے ہیں. تو میچورٹی بچوں میں بھی کافی آ رہی ہے اور کیوں نہیں آئے گی. کورونا کو معمولی چیز نہیں ہے اس نے دنیا کو ہلا دیا. اور پھر پلین کریش میں ہمارے اپنے دوست بھی کئی ایسے ہیں ان کے بچے وغیرہ نے اپنے والدین کو جو ہے وہ کھویا ہے. تو ایک ماحول ہی سوگوار سا ہے. تو اس کو میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی عید ہے جو اب تک ہم مناتے آئے ہیں. ہرگز یہ وہ عید نہیں ہے لیکن رسم بھی ہے موقع بھی ہے روایت بھی ہے وہ منا رہے ہیں. آپ کے پروگرام میں بھی اسی حیثیت سے آئے ہیں. اسداللہ صاحب آپ کی جانب میں آؤں گی بچپن کی عید میں اور اب جو عید ہم مناتے ہیں اس میں کتنا فرق آیا ہے, کیا تبدیلیاں آپ دیکھ رہے ہیں اور بچپن میں جب پہلی عیدی ملی تو کتنی ملی؟ زمین اور آسمان کا فرق ہے. میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے میرا تعلق ہے, ایک چھوٹے سے شہر سے میرا تعلق ہے. اب تو خیر بہت بڑا شہر ہو گیا. میری پیدائش وہاں کی ہے, میری پوری لڑکپن اور میری جوانی وہاں پہ گزری. اور تو وہاں پہ مجھے اب بھی یاد ہے. یقین کیجئے کہ وہ عیدی اور وہ عید آج اس کے برعکس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نوازا لیکن وہ بات نہیں ہے جو تھی اس عید تھی. ایک شلوار قمیص کا سوٹ, ایک جوتا, ٹھیک ہے نا, وہ کوئی مہینہ بھر یا 15 دن پہلے آ جاتا تھا اور اس کو رکھ دیا جاتا تھا اور بار بار الماری کو کھول کے اس کو دیکھا جاتا تھا اور پھر اس الماری کو بند کر دیا جاتا تھا کہ یہ پہننا ہے عید کے دن. اور وہ بھی اماں کی چابی لے کے یا لاک ہوتا تھا یا ان لاک بھی ہوتا تھا تو اماں کے پاس ہوتا تھا, وہ کہتی تھی کہیں نکال کے یہ پہن کے خراب نہ کر دیں یا کوئی دوسرا معاملہ نہ کر دیں. تو یقین کیجئے کہ آج بھی وہ دن یاد آتے ہیں کہ وہ ایک سوٹ, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس آج مجھے 10 سوٹ دے دیے ہوں گے لیکن وہ ایک شلوار قمیص کا سوٹ, شلوار قمیص اور ایک جوتا جو ہے. پورے شہر میں ٹوٹل 2 جوتے کی دکانیں ہوتی تھیں, ٹھیک ہے, ان سے ہی سب لوگ شاپنگ کرتے تھے اور وہیں سے خریداری ہوتی تھی. وہ رکھے جاتے تھے وہ 15 دن پہلے, مہینہ بھر پہلے. اور اس کے بعد جیسے مرزا صاحب نے فرمایا کہ کرارا نوٹ اس زمانے میں 1 روپے کا نوٹ ہوتا تھا, ٹھیک ہے, اور وہی 1 روپے کا پھر بعد میں پھر 2 روپے کے ہو گئے تھے لیکن 1 روپے کا نوٹ مجھے اب تک یاد ہے. وہ 1 روپے کا نوٹ جو ہے اس کی عیدی جو ہے وہ ہر ایک کے گھر ہمارا جانا یا بزرگوں کو آنا, اور خاص طور پہ جاتے تھے کہ جانا ہے. ویسے کبھی ان کے پورا سال شاید نہ جا سکیں لیکن عید کے 3 دنوں میں ضرور جانا ہے کیونکہ وہاں سے 10 روپے ملنے ہیں, وہاں سے 1 روپے ملنا ہے, وہاں سے 2 روپے ملنے ہیں, ان کو کلیکٹ کرنا ہے اور پھر بھائیوں کا پھر اور کزنس کا آپس میں کہ تمہاری کتنی جمع ہوئی اور ہماری کتنی جمع. اچھا سینٹر کریم حاضر صاحب, ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب میں آؤں گی. ڈاکٹر صاحب کتنا فرق آیا ہے, آپ کے بچپن کی عید کیسی ہوتی تھی اور آپ کو اپنی پہلی عیدی یاد ہے کہ کس نے دی تھی اور کب دی تھی؟ بس یہ ہمارے دوستوں نے بات بتائی کہ وہ پرانے وقت کی باتیں ہیں اور وہ وقت ابھی نہیں آ سکتا ہے. اور نیچرلی یہ جو دوستوں نے بات بتائی اسی طرح ہی ہر جگہ میں ہر وقت میں, آج کا دور ہو یا پریویس دور ہو, اسی طرح
बच्चों को बड़ी इम्पोर्टेंस मिलती है, मोहब्बत मिलती है, पैसे मिलते हैं। ये हमसे भी इसी तरह ही बर्ताव हमारे बुज़ुर्गों ने किया, और मुझे अभी तक याद नहीं कि मुझे कितनी ईदी मिली और किसने दी। अचानक आपने सवाल किया है, पर ये इसी तरह कुछ याद धुंधला धुंधला ब्लरी सा है कुछ की? मतलब अब इन्हीं तरह की बातें हैं कि भाई वो ईदी मिल गई और मोहब्बतें मिल गई, कपड़े मिल गए और चक्कर वक्कर। कोई ऐसा खास वाकया जो आपको याद हो? मुझे अभी इतना याद नहीं आ रहा है, मगर है कि इसी तरह जो हर घर में होता है, हमारे माशरे में होता है, ये लगभग हर जगह, हर फैमिली में, हर इलाके में चीज़ें होती है। तो मेरे से भी इसी तरह की चीज़ें हुई थी बचपन में। अच्छा, इख्तियार बेग साहब आपकी जानिब आऊँगी, ये बताएं मुझे कि जाहिर सी बात है कि होता ये है कि ईद के मौके पर भी बहुत एक ट्रेडिशनली क्योंकि हमारा है और घर में बड़ा काम होता है, वो कभी ऐसा हुआ कि घर में कभी अम्मी का साथ दिया हो किचन में कुछ करवाते हुए, काम करवाते हुए, कभी ऐसा हुआ? किचन में तो इतना ज़्यादा अम्मी को ज़रूरत नहीं पड़ती, तो माशाल्लाह हम दिल्ली वाली वालदा है हमारी, तो खाना तो उनका पकाना और फिर या कोई ऐसा वाकया जो याद हो बचपन का? स्पेशलिटी थी, लेकिन खाना लगवाने में वो बड़ा हमें देती थी, और टेबल जो लगाई जाती है उसमें भाग भाग के हम डिशेज लगाते थे, और वो मुझे अभी भी अम्मी की अच्छी तरह याद है। और एक चीज़ और थी कि मैं बचपन से इश्तियाक को ईदी देता था। सही। तो अब भी इश्तियाक मेरे आते हैं तो वो ईदी मांगते हैं और मैं ईदी उनको देता हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है सही कि भाई को ईदी दुआओं के साथ एक सिलसिला है, बहनों और उनके बच्चों को तो देते ही हैं। तो मैं समझता हूँ हमारी कुछ ट्रेडिशन बड़ी अच्छी है, बड़ी हसीन है, और उनको जारी रखना चाहिए हमने। ये ट्रेडिशन क़ुर्बत लाती हैं, इसमें अपनाइयत होती है, अपनापन, मोहब्बतें होती हैं, और पैसे की कोई अब बात नहीं, ना इश्तियाक के लिए ना मेरे लिए, लेकिन वो जश्न, वो जज्बा कि मुझे याद है कि भाई के नाम का भी एक लिफाफा बनना है और उसको गले लगा के एक लिफाफा देना है, वो बड़ा अच्छा लगता है। वो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, अब ये भी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ज़माना डिजिटलाइज हो रहा है, हम बहुत आगे जा रहे हैं, ज़माना मॉडर्नाइज होता जा रहा है, वैसे ही डिजिटलाइज होता जा रहा है। हम वैसे ही देख रहे हैं कि अब जो है वो एक डिजिटल मैसेज हमें मिल जाता है ईद का। पहले तो ये होता था, हम बात कर रहे थे कल भी, कि पहले ये होता था कि जी वो बचपन में ईद कार्ड्स होते थे और उनको लेना, उनको खरीद के ना जाके सिलेक्शन करना उनकी, ये भी एक बड़ा ट्रेडिशन था। उसको मिस करते हैं, वो सारी चीज़ें भी की हैं। क्या बात याद दिला दी आपने। पहले तो ये है कि मुझे याद आती थी जब मिर्ज़ा साहब बात कर रहे थे उनके चिल्ला से, ऐसे भी यहाँ पे चांद होती है, चांद पे शॉपिंग का बहुत बड़ा, अब तो नहीं है, क्वारंटाइन की वजह से, उससे पहले जितनी भी ये चांद रातें गुजरी हैं तो सारी रात शॉपिंग के अंदर कोई न कोई, लेकिन क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मेरे गांव के अंदर शॉपिंग तो एक दिन पहले या 15 दिन पहले या एक महीना पहले ख़त्म जो भी हो जाती थी। सारी रात नींद सिर्फ इस वजह से नहीं आती थी, बाहर नहीं जाते थे, दुकानें कोई खुली भी नहीं होती थी, शॉपिंग सेंटर इतने बड़े होते नहीं थे, गिनी चुनी 8, 10, 15 दुकानें हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी बैक। तो सारी रात सिर्फ नींद इसलिए नहीं आती थी कि सुबह ईद है, वो जो कपड़े अम्मा के पास अलमारी में रखे हुए हैं वो पहनने हैं, ईद पे जाना है, एक रास्ते से जाना है, क्योंकि ये मुझे याद है अभी कि अल्लाह गरी की रहमत करे, अब्बा जो हैं वो एक रास्ते से लेके जाते थे, आते थे दूसरे रास्ते से, क्योंकि ये बचपन में उन्होंने बताया कि जी ये मजहबी है कि आप एक रास्ते से जाएंगे और दूसरे रास्ते से आप वापस आएंगे। तो ये तो बड़ा एक अच्छा लगता था कि सारी रात नींद नहीं आती थी, और नींद ना आने की वजह ये नहीं थी कि वो कोई शॉपिंग सेंटर में जा रहे हैं या मॉल में जा रहे हैं या घूमने फिरने जा रहे हैं, नो, सिर्फ इंतजार होता था कब सूरज निकलेगा, कब नमाज पढ़ने जाएंगे, कब वापस आएंगे और कब ईदी मिलेगी। ये एक बहुत बड़ी अब तक मुझे यादें जो हैं वो आज तक मुझसे वाबस्ता हैं। सही। डॉक्टर साहब आपकी जाने मांगूंगा से बताएं कि आप किस तरह से समझते हैं, चूँकि जाहिर सी बात है एक पेंडेमिक की भी सिचुएशन हमारे सामने है, आप क्या आवाम को भी समझते हैं कि किस तरह से जो है SOPs को फॉलो करते हुए उनको इस ईद को सेलिब्रेट करना चाहिए? जैसे कि मैंने पहले भी आवाज़ में भी कहा था कि फेस्टिविटी भी हमारे पास है और दूसरी जानिब ये पेंडेमिक भी है, लेकिन दोनों को साथ लेके चलना है। तो आप क्या समझते हैं कि दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर चलते हुए में
किस तरह से जो है वो मजीद आगे अपने, क्योंकि देखते थे ये ईद जो होती है वो पूरा महीना लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, खास तौर पे इसलिए क्योंकि इसमें उस तरह से कुर्बानी वाला जो सिनेरियो होता है उसमें फिर भी लोग फेस्टिविटी में इतना वो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इस वाली ईद में ये कि पूरे महीने लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो आप क्या समझते हैं? मसला रिजा ये कि हमारे पास बदकिस्मती ये है कि कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेज गए हैं। मसलन कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेज का मतलब ये है कि हम कहें कि भाई आप ये मत करें, आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, आप जो है पहले जो फैसला हुआ था कि मस्जिदों में नहीं घरों में नमाज पढ़ें, आप जो है घरों से बाहर नहीं निकले, एक मैसेज ये गया। उसके साथ ही दूसरा मैसेज गया कि जो गरीब आदमी है, वो जो दिहाड़ीदार है, वो किस तरह घर में बैठेगा, किस तरह मस्जिदों में लोग जो है नमाज को हम कहेंगे घर पे पढ़ो पर लोग निकलेंगे, किस तरह जो है लोगों का गुजर सफ़र होगा। अब ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस का नतीजा ये हुआ कि जो आप आजकल सारे शहर में, सारे पाकिस्तान में नज़र आ रहा है कि हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं सड़कों पर निकल आए हैं। SOPs तो परे की बात है, वो मास्क भी नहीं कर रहे हैं, हाथ की ग्लव्स भी नहीं, या सैनिटाइज़र भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जो चीज़ नज़र आ रही है मीडिया पर आप देख रही हैं। अब मसला ये कि मैं तो आपको लगता है अभी भी लोग अवेयर नहीं हुए हैं इस बीमारी से? जैसे मिर्जा साहब ने भी कहा कि जब नमाज पढ़ने गए तो वहाँ देखा कि लोग डिसिप्लिन थे, लोग फॉलो कर रहे थे SOPs। देखिए बात सुने, मिर्जा साहब जिस इलाके में रहते हैं वो जरूर डिसिप्लिन वाला होगा, तो सारा जो है पाकिस्तान में कोई डिसिप्लिन नहीं है। सही, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ये बात डिसाइडेड है, मैं जल्दी मुख्तसरन बात कर दूँ एज अ सोशल साइंटिस्ट, एज अ साइंटिस्ट और एज अ डॉक्टर, कि देखें हार्वर्ड की जो स्टडी आई है और उन्होंने एपिडेमियोलॉजिस्ट ने ये कहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान में जो पैटर्न ऑफ इलनेस है वो 15 करोड़ लोग मुतासर हो सकते हैं। अच्छा, 22 करोड़ में हो सकते हैं, जो जिस तरह है। और उन 15 करोड़ में से अगर 2% की बात करता हूँ, अगर अमवात हो, अल्लाह ना करे, तो 15 लाख लोग शिकार हो सकते हैं। पर अगर 0.2% हो तब भी 3.5 लाख हो सकते हैं। ये हार्वर्ड की स्टडी है। हम कहते हैं खुदा करे गलत हो और ये गलत रिपोर्ट हो, ये डॉन में भी छपी है, दूसरी अखबारों में भी छपी है। अब कहने का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में हमारे लिए कोई अच्छे दिन नहीं है पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि ये जो कुछ आपने कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस की वजह से जिस तरह लोग निकले हैं, आने वाले दिनों में आज 52,000 हो गई हैं अमात, 1,000 समथिंग हो गई है। और मैं ये समझता हूँ कि जून के एंड तक ये फिगर जो है 1 लाख लोग हमारे यहाँ 1.25 लाख लोग मुतासर होंगे। अमात कितनी होती है मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो ये जो है पेंडेमिक, मैं ये समझता हूँ हमारे मुल्क के लिए जून, जुलाई, अगस्त तक हम जाएंगे। अच्छा। अब ये कि ये जो हुकूमत है और जो जिस तरह कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेज कोर्ट ने दिए हैं, जिस तरह कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेज इमरान खान ने दिए हैं, जिस तरह कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेज यहाँ की ताकतवर जो इदारे हैं उनकी तरफ से कि भाई बाहर निकल आओ, यही बात है। सिंध हुकूमत जो है, अगर आप कहेंगे सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी सेंटर टू लेफ्ट पार्टी है, दूसरी तरफ जो है कंजर्वेटिव और फंडामेंटलिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि बाहर आ जाओ, कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान की बड़ी फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल और ये जो पेंडेमिक की वजह से बड़ी जो है नुकसानात होने वाले हैं बिजनेस लेवल पर भी। इतना कोई आसान सेल नहीं होने वाला है जो हमें बताया जा रहा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इसको अब आवाम खुद सोचे, बजाय इसके कि सड़कों पर जो है लोग पड़े हों, सड़कों पर जो है अमात हो जाए। इससे बेहतर है कि चीज़ों को, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की आती है, ठीक है। और कोर्ट्स ने भी कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस दिए हैं और हम समझते हैं कि ये तीनों जो चीज़ें हैं ये इन्वॉल्व हैं। और ये जो पाकिस्तान में जो भी अमातें होंगी और जब ये पेंडेमिक ख़त्म होगा तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आएगी, इसके लिए भी फैसले होंगे आगे चलकर। इससे कोई बचेगा नहीं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द स्टेट। ओके, ठीक है जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आप लोगों की और
آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ SOPs کو فالو کرنا ہے, نگلیکٹ نہیں کرنا. ساتھ ہی ساتھ جی یہ ہم بار بار میسج آپ کو دے رہے ہیں عوام کو کہ آپ لوگوں نے فیسٹیوٹی منائے, لیکن اس میں جو SOPs ہیں سارے, خاص طور پہ سوشل ڈسٹینسنگ اور اپنے آپ کو جتنا آپ نے کور کرنے کے لیے ماسک وغیرہ ساری چیزوں کا جو بتایا کہ اس کو بھی فالو کرنا ہے. ایک بریک کی جانب بڑھتی ہوں, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس ٹرانسمیشن کو ہمیں اسپانسر کیا ہے گالا نے, اور گالا کے بارے میں جس طرح سے کہتی ہوں کہ دیس کا بسکٹ ہے, اس لیے کہا جاتا ہے کہ بڑا ہی خستہ اور نرالا ہے. جی اپنے معزز مہمانوں کی جانب واپس بڑھیں گے. مرزا اختیار بیگ صاحب آپ کی جانب آؤں گی. آپ بتائیں کہ ظاہر سی بات ہے, ایک طرف پینڈیمک ہے, ایک طرف اکانومی بھی ہے, ساری چیزیں ہیں, اور ساری چیزوں کو دیکھ کے چلنا ہے, اور پھر دعا بھی ہے اس عید پر, اور پروردگار ہم سب پر رحم کرے کہ جو لاسز بتائے جا رہے ہیں, جو پریڈکشن کی جا رہی ہے, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ رپورٹس جو شائع ہو رہی ہیں اس طرح کا لاس نہ ہو, اور پروردگار ہم سب کو اس سے بچائے رکھے. آمین اللہ آمین. اس عید پہ ہم اپنے ملک کے لیے, پیارے وطن کے لیے یہی دعائیں کر سکتے ہیں. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ساری سچویشن کو؟ ابھی جو پچھلے 3-4 ہفتے سے ایک نئی چیز میرے دیکھنے میں آئی ہے, اور انٹرنیشنل جو ٹی وی چینلز ہیں, CNN, BBC, فاکس, وہاں پہ بھی یہ تمام میسیج مل رہے ہیں کہ وی ہیو ٹو لیو وتھ کرونا وائرس. کرونا وائرس ہماری زندگی کا ایک حصہ بنتا جا رہا ہے. WHO سیڈ کہ کہیں نہیں جا رہا, اس نے بھی یہی کہا کہ کہیں نہیں جا رہا. ویکسین بھی اس کی نہیں دریافت ہو سکی, اور ویکسین دریافت ہونے میں 18 مہینے لگتے ہیں, اور میڈیسنز بھی اس کی تیار نہیں ہے. تو نہ ویکسین ہے نہ میڈیسن, اور یہ پینڈیمک جیسے پھیل رہی ہے, یہ پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا. لہٰذا اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کے ساتھ جینے کا طریقہ سیکھنا ہو کرونا وائرس کے ساتھ. اب ہم نہ گھر پہ بیٹھ کے لاک کر کے, سب کی ذمہ داریاں ہیں, بزنسز ہیں, پہیہ چلتا ہے, روشنی اپنا چمنی سے دھواں نکلتا ہے, تو پھر پیسے آتے ہیں, آپ سیلریز بھی دیتے ہیں ویجرز کی, اپنے ملوں میں, فیکٹریز میں آرڈر بھی پکڑنے ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزوں میں اب ہمیں دوبارہ جانا پڑ رہا ہے, بے دلی کے ساتھ, انولنگنیس بٹ جانا پڑ رہا ہے. اب اس میں ہم نے بڑا سوچ کے سمجھ کے بیلنس رکھنا ہے, احتیاط کا دامن بھی نہ چھوٹے, جو SOPs ہم مینٹین کر سکتے ہیں بالکل ہی نڈر ہو کے ہم آگ کے سمندر میں نہ کودیں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے معاشی ایکٹیویٹیز کو بھی جاری اور ساری رکھنا ہے. ملک بھی یہی سوچ رہے ہیں, عمران خان صاحب اور دوسرے سب وہ یہی کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. یا تو میرے پاس 5,000 ارب روپے ہوں تو میں گھر بیٹھا رہوں, ٹی وی دیکھتا رہوں, اور کرونا وائرس سے بالکل محفوظ رہوں, باہر نکلنا ہی نہیں. میں ہمارے محدود وسائل ہیں, حکومت اس سے زیادہ فیڈ نہیں کر سکتی تھی. ڈیلی ویجرز کو جو انہوں نے دینا ہے, 7 پروگرام کے تحت جو انہوں نے 51 بلین دے دیے ہیں, واٹ نیکسٹ؟ اب جو چیز مجھے چبھ رہی ہے, میں لفظ استعمال کروں گا, بہت دکھ ہو رہا ہے, وہ ہے کہ وائٹ پوش لوگ اس میں آ گئے ہیں جو کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے, مجبور ہو گئے ہیں. رینٹل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, فیسیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں, جو ان کی دوائیاں آتی تھیں بزرگوں کے گھر میں منتھلی. تو اب آپ نے ان کو کیا دیا ہے؟ ہم نے زیادہ تر چیزیں جو دی ہیں, چاہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے لیں, احساس پروگرام لے لیں, اسٹیٹ بینک نے جو ڈیلی ویجرز کو سیلری کے لون ہے وہ ہم نے ڈیلی ویجرز کے لیے کرے. سفید پوش کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا ہے, اور یہ وہ سفید پوش ہے کہ وہ ہاتھ پھیلانے باہر نہیں آئے گا, وہ بالکل بے بسیم ہے. جو لوگ آف کورس جاب پہ تھے لیکن اس کی وجہ سے نہیں. اب آپ دیکھیں 60,000, میں دبئی میں بات کر رہا تھا, ویزا کاؤنسلر ہیں اپنا واب شیخ صاحب, 60,000 پاکستانیوں نے رجسٹر کرایا یہاں آنے کے لیے, 16,000 واپس آ چکے ہیں. 35,000 تو انیشلی لے آف بھی کرنے کی بات لے آف ہوا ہے. میں نے بات کرنا ہے کہ بھائی باجوہ صاحب سے کہ خدا را آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, اب بات کریں وہاں کے رولر سے کہ انہیں چھٹی دے دیں لیکن نکالے نہیں جاب سے. پاکستان میں جو اس وقت بڑا سونامی آنے والا ہے, اتنا ہی خطرناک جیسے یہ کرونا وائرس ہے, وہ ہے وہ ان لوگوں کو جو باہر سے واپس آ رہے ہیں, جابس ان کی چھوڑ کے, بے روزگاری.
असद उमर ने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा, और स्टेटिस्टिक कहते हैं असदुल्ला साहब कि 1,80,00,000 लोग बेरोजगार होंगे, 10 लाख सनतें बंद होंगी, अब और 50% से ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये हुकूमत कह रही है, स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट कह रहा है। लिहाजा आने वाला वक्त वो आप लाइटली ना लें। खुदा रहा हमें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियां कौम बन के इसका मुकाबला करें, क्योंकि इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि 3 महीने के बाद ये हमारी जान छोड़ के और चला जाएगा। नहीं, अब हमें कोरोना वायरस के साथ ही बाकी जिंदगी को गुजारना है, वी हैव टू लिव विद कोरोना वायरस। अच्छा, एक आखिरी चीज, एक चीज आ रही थी हर्ड इम्यूनिटी की बात। मैं उसी पे आ रही थी। हर्ड इम्यूनिटी मैं चाहता हूँ मैं डिस्कस करूँ आपसे। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो यूरोप में एक मुल्क में फ्लोट हुआ था कि भाई अब क्योंकि इलाज नहीं है, मेडिसिन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, लिहाजा आप इसको छोड़ दें और ये फैले, लफ्ज में इस्तेमाल कर रहा हूँ, फैले, और फैल के वो लोग जो इम्यून हो जाएंगे, इम्यूनिटी जिनकी तेज है, स्ट्रांग है, वो तो मुकाबला करके इसको अंदर मार देंगे और फिर उनको कोरोना नहीं होगा। लेकिन वो लोग जो उम्र से ज्यादा हैं, कमजोर हैं, इम्यून पावर कम है उनकी, वो मर जाएंगे, तो उनको जाने दें। तो दूसरे लफ्ज में आप ये कह रहे हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ना मेरा मजहब, ना मेरी तरबियत, ना मेरी अक़दार मुझे ये बात करने के लिए, जहन बनाने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन दुनिया बना रही है कि अब जब कुछ मिल ही नहीं रहा इसकी वैक्सीन और मेडिसिन का, और अमेरिका जैसी जगह में 1 लाख अमेरिकन मर जाना, एक अमेरिका मरता है ना अफगानिस्तान में तो पूरा पेंटागन हिल जाता है पूरी दुनिया में कि उस एक का ताबूत जो आना है वो कैसे हम क्लियर कराएंगे। जवाब क्या देंगे अपने लोग? 1 लाख लोग वहाँ के। तो अब मैं ये समझता हूँ हर्ड इम्यूनिटी के लिए मैं तो तैयार नहीं हूँ। ये तो बहुत सोचने में भी बड़ी तकलीफ दे कॉन्सेप्ट है कि अब आप मिलने दें, लॉकडाउन ख़त्म कर दें, मार्केटों में जाएं लोग और लगे कोरोना, और जो बच गया वो बच गया, जो नहीं बच सके वो मजबूरी। इस चीज़ पे आप लोगों ने दुनिया में बट ऑफ कोर्स ये पूरी दुनिया में अब डिस्कस हो रहा है, हर्ड इम्यूनिटी डिस्कस कर रहे हैं, और हम चाहते हैं इस पे भी हमारे मुल्क में भी बहस हो। हमारी अपनी एक राय है जो हमारी ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक है, जो हमारी अक़दार के मुताबिक है, जो हमारी कल्चर ट्रेडिशन के मुताबिक है। हम तो अपने बूढ़ों को नहीं कह सकते कि अब वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं रहे, तो अगर जाना चाहें तो चले जाएं। हम तो अपनी जान दे देंगे, लेकिन वो हमारे लिए सरमाया है, दुनिया का सबसे कीमती। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो गया दुनिया में, और ये चीज बहुत तेजी से डिस्कस हो रही है। हमें भी इस पे बहस करने में शर्माना नहीं चाहिए। हम अपनी राय दें, और राय मबनी हो उन तमाम मालूमात पे जो पूरी दुनिया में इस वक्त अवेलेबल हैं, ताकि हम एक सही राय दे सकें। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम पाकिस्तान में इंशाअल्लाह हर्ड इम्यूनिटी के फेवर में नहीं है। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये खुले और चीज़ बेकाबू हो, और फिर जो जीत गया वो बादशाह, जो नहीं जीता खुदा हाफिज़। ये चीज़ मैं नहीं समझता हूँ कि हमारा कल्चर हमको इजाज़त देता है, न दिल मानता है हमारा इस तरह की बात सोचने के लिए। ठीक है, असदुल्ला साहब आप बताएं, चूँकि जाहिर सी बात है आप भी देख रहे हैं जब से ये पेंडेमिक जो है पाकिस्तान तक पहुँचा है, और ये सिचुएशन को आप भी देखते हैं, आप क्या समझ रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस सारी सिचुएशन को? मैं ये तो बात बिल्कुल तय है कि हमारे कल्चर में और यूरोप और अमेरिका के कल्चर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ठीक, हमारा बूढ़ा हो जाता है तो चाहे खाने को है उसके पास नहीं है, उसकी सैलरी है या नहीं है, चाहे वो अमीर है या गरीब है, वो अपने माँ बाप की खिदमत करता रहता है। वो बिस्तर पे पड़ा हुआ होता है, उसके बावजूद उसकी खिदमत करता है, क्योंकि हमारा मज़हब भी ये कहता है, हमारा मुआशरा भी ये कहता है कि इससे हमारी आखिरत बनती है। ठीक, यूरोप और अमेरिका में सबसे बेसिक फ़र्क ये है, वो अपने बूढ़ों को जो है वो ओल्ड होम्स में छोड़ के आ जाते हैं। हमारे यहाँ ओल्ड एज होम्स का अभी वो इतना बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है जितना अमेरिका में और यूरोप में हुआ है। देखिए, ये हर्ड इम्यूनिटी का जो जैसे आपने फरमाया मिर्ज़ा साहब ने, मैं बिल्कुल उसको समझता हूँ। देखिए, यूरोप और अमेरिका में सबसे बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम है उनकी हेल्थ इंश्योरेंस।
उनके जो बूढ़े हैं उनकी हेल्थ इंश्योरेंस इतनी ज़्यादा उनको कॉस्टली कर रही है कि वो, क्योंकि वैसे वो ओल्ड होम्स में हैं या वो उनके हॉस्पिटल्स में हैं, वो उनके ऊपर एक बर्डन है। तो उनके, क्योंकि देखिए वो हैं सारे कैपिटलिस्ट लोग, ठीक है ना, उनके पास उनका मरना जीना उठना बैठना सारा जो है वो डॉलर पे डिपेंड करता है और सारा इनकम पे डिपेंड करता है। हम लोग उस माशरे के लोग नहीं हैं। हम आज भी अगर ये बात करेंगे, मैं अभी डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, मिर्जा साहब बैठे हुए हैं, ये आप बैठी हुई हैं, अभी भी अगर मैं इनके वालिदैन के या इनके बूढ़े माँ बाप का जिक्र करूँ, चाहे वो हयात हों या ना हो, तो इनके आंखों में आंसू आ जाएंगे, इनकी आंखें नम हो जाएंगी आज भी उनको याद करके। तो हर्ड इम्यूनिटी जो है ना, वो पाकिस्तान के अंदर कभी भी न गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ कि इस बात को एक्सेप्ट करेगी, न प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस बात को एक्सेप्ट करेगी, न एस्टेब्लिशमेंट इस बात को एक्सेप्ट करेगी, न पाकिस्तान की आवाम इस बात को एक्सेप्ट करेगी कि हम हर्ड इम्यूनिटी के ऊपर चले जाए। लेकिन हम राय दें अपनी। मैं तो इस बात के बिल्कुल मुखालिफ हूँ। हाँ, जैसे कि WHO ने कहा है कि इसके साथ जीना है, इसके साथ मरना है, SOPs को फॉलो करना है, एहतियात करनी है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, अपने बूढ़े बुजुर्गों को केयर करनी है। देखिए वो हमारे लिए दुआ का दरवाज़ा है हमारे लिए। माँ के पैर के नीचे जन्नत का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे मजहब में है, वो किसी और मजहब में नहीं है। बाप की खिदमत करनी है, बाप से दुआ कर लेनी है, ये आज भी हमारे मजहब के अंदर है। ये ठीक है, राइट, सही। डॉक्टर साहब आपकी जाने मांगूंगी, हर्ड इम्यूनिटी के हवाले से जो अब इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा है और बात हो रही है सारे ही जगहों पे, आप क्या समझते हैं, हर्ड इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट को किस तरह से देखते हैं? देखिए हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड HERD इसका स्पेल इस तरह है। इसके लिए यूनाइटेड ये WHO ने कह दिया है कि हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट एक्सेप्टेबल नहीं, डॉक्यूमेंट है, उन्होंने कहा है, उनके हेड ने कहा है। हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ था तो स्वीडन ने शुरू किया था। अच्छा, और दूसरा जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का भी ये ख्याल था, मगर फिर वो विड्रॉ हो गए और खुद भी वो मुतासर हुए और इससे उन्होंने गिव अप कर दिया। यूरोप में कोई कंट्री, अमेरिका में कहीं भी, क्योंकि इसकी स्टडी नहीं है इस पेंडेमिक की। डॉक्टर साहब सॉरी आपके टू कट इन बिटवीन, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जाहिर सी बात है रिसर्च भी करते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं भी है, माजी में कहीं हमें हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट मिलता है? देखिए हर्ड इम्यूनिटी के जो फ्लू हुआ था हमारे पास 1918 में, स्पेनिश फ्लू, उसमें 5 करोड़ लोग मरे थे और वो फैला था, उसके एक वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव। हार्ट फ्लू मुझे भी है, आपको भी है, सबको है, पर मकसद है उसको टाइम लगता है, ये एकदम नहीं होता है। तो इसके लिए जो कोविड वायरस के लिए जो उसके लिए अभी तक कोई स्टडी नहीं है, जो कि सब कह रहे हैं। अब मसला ये है कि जब भी दुनिया में पेंडेमिक्स आते हैं तो दुनिया में बर्बादी ज़रूर होती है। मिसाल के तौर पर 14वीं सेंचुरी में जब ब्लैक प्लेग आया, आधा यूरोप आपका जो है हलाक हो गया। उस हलाकत के बाद यूरोप में एक नवा इंसान पैदा हुआ, जहाँ जिसने कलीसा को भी चैलेंज किया, जिसने जो पोप को भी चैलेंज किया, जिसने साइंस के स्ट्रॉन्ग हुई यूरोप सारे में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, एक नवा इंसान बना। ये जो स्पेनिश फ्लू आया उस ज़माने में, उसके बाद आप देखेंगे कि एक नई दुनिया का नवा आदमी बना, कौमी आज़ादी की तहरीक वजूद में आई और न्यू कॉलोनिज्म से ख़ात्मा हुआ। तो ये जो पेंडेमिक है इसका भी असरात इकोनॉमिकल सिस्टम, कैपिटलिज्म पर बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसमें जो है मजहबी इंस्टीट्यूशन, उसको जो है मौलवी मुल्ला को नुकसान होगा, ये साइंसी सोच पैदा होगी और एक नवा इंसान जो कि साइंटिफिक सोच वाला होगा तबाही के बाद जी। तो ये एक इनविटेबल है, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपका सिस्टम जो है टूट रहा है। ये इफेक्ट पाकिस्तान से में भी होगा। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान में की जो इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान का जो मजहबी मौलवी मुल्ला है, पाकिस्तान में एक नई सोच पैदा होगी, नवा इंसान पैदा होगा। तो मैं से जहाँ तबाही है वहाँ फ़ायदा भी है और चीज़ें जो है अर्थक्वेक की तरह इसको कहते हैं उथल पुथल होगी और तब तब्दीली बढ़ेगी। हार्ड इम्यूनिटी का इस पेंडेमिक के लिए WHO ने भी मना किया है और यूरोप में स्वीडन ने किया था, मगर स्वीडन में अभी अमाउंट बढ़ गई हैं। इंग्लैंड सोच रहा था, वो गिव अप किया है, अमेरिका नहीं कर रहा है। और जिन जिन लोगों ने कहा कि मिक्सिंग करो, ये करो, जिस तरह ब्राज़ील है, ईस्ट यूरोप आप देखें सारा जो है सोशल वेलफेयर स्टेट की तरह मानद है।
वहाँ अमवात कम हुई है। स्कैंडिनेविया कंट्रीज में जो है अमवात कम हुई है। आपके जो है न्यूजीलैंड, आपका जो ताइवान, आपका जो है ऑस्ट्रेलिया, इन मुल्कों ने उन्होंने ये जो लॉकडाउन के फ़ायदा हुआ है। तो अगर हम इस वक्त ये पाकिस्तान सारा खोल लेंगे और इसमें जो है देखें आप पैसे की क्यों है, 72 साल से हम डिफेंस की बजट दे रहे हैं, डिफेंस की कट करें, लगाएं आवाम के लिए, सिंपल बात है। 72 साल से हम दे रहे हैं ना। अब जो तोड़ फोड़ होनी है, जो पाकिस्तान में जो इकोनॉमिकल और दीगर चीज़ें हो रही हैं, उसको आप डिबेट करें नहीं करें, ये चीज़ें होनी है। ये चीज़ होते हुए नज़र आ रही है, तोड़ फोड़ हो रही है, हर जगह तोड़ फोड़ होगी और उसको आप रोक नहीं सकते। और ये माजी में दुनिया में इस तरह के पेंडेमिक्स के बाद इस तरह होता है, नवा इंसान जन्म लेता है, नई चीज़ें आती हैं, नए वैल्यूज़ आते हैं, उसको आप चाहें न चाहें ये चीज़ें होनी है। वन लास्ट मैसेज जो आप देना चाहें। मैं ये कहूँगा कि हिम्मत से हमें मुकाबला करना है। और मैं जहाँ तबाही देख रहा हूँ इस पेंडेमिक की वजह से, वहाँ एक नवा इंसान देख रहा हूँ, एक नवा इंसान को आगे बढ़ते हुए देख रहा हूँ। और दुनिया इंसान इसमें आपका जो है एनवायरनमेंट के हवाले से वो भी आप चेंजेस देख रहे हैं, इसमें दीगर चीज़ों के हिसाब, सेहत के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, ये जो मौलवी मुल्ला का जो है तसल्लुत है, ये इस्टेब्लिशमेंट की जो चीज़ें हैं और ये दीगर चीज़ें जो पाकिस्तान में चलती रही हैं, वो आप चेंज होते हुए 5-7 महीने में देखें। ठीक है असदुल्ला साहब, आप आज के हवाले से कोई मैसेज आप देंगे? सिंपल सा मैसेज है कि जियो और जीने दो और सबको खुश रहना चाहिए, हालात का मुकाबला करना चाहिए। इन हालात के अंदर हमें रहना है और हर्ड इम्यूनिटी का मैं सख्त मुखालिफ हूँ और अपने बुज़ुर्गों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने नौकरों का, अपने जानने वालों का, अपने साथ काम करने वालों का, अपने कुलीग्स का, सबका ख्याल रखना है। और ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, जब लिखी हुई है तब आएगी। बेशक। इख्तियार बेग साहब आप? जी, मेरा क्योंकि इकोनॉमिक्स से बैकग्राउंड है तो मैं जाते जाते आपको एक टिप दे जाऊँ कि सनत को दोबारा रिवाइव होना, एक्सपोर्ट को दोबारा नॉर्मल होने में टाइम लगेगा। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स होते हैं और एक साइकिल चलता है, लेकिन अब हमें जो चीज़ की तरफ जाना है वो एग्रीकल्चर को हम अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, डेयरी को और लाइव स्टॉक को। ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें हमारी इंडिजिनस है, हमारी अपनी चीज़ें हम इंपोर्ट नहीं करनी है। लाइव स्टॉक में भेड़ बकरियां सब, ये वही बात हो गई कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अब तब्दील होगा थोड़ा सा। अब तब्दीली की जो आप बात कर रहे हैं वो एक्चुअली तब्दीली है डिजिटलाइजेशन की। आप देखेंगे अलीबाबा और अमेज़न ने 2-2 लाख नई जॉब्स दी हैं और वॉलमार्ट, के-मार्ट और जेसी पेनी तो बैंकरप्सी में चला गया। सही है ना, वॉलमार्ट जो आपने निकाला लाखों, तो क्या हुआ? ऑनलाइन अब सेल्स हैं, ऑनलाइन इकोनॉमी है, आप मजीद उस तरफ जाएंगे, उसकी तरफ जाना है। आईटी सेक्टर को, ई कॉमर्स बढ़ेगा, आईटी सेक्टर पे फोकस करें। एक नया जो जिंदगी का आपको फॉर्मेट बनाना होगा। मैं भी नहीं चाहता था, जब मैं घर पे बैठता था तो बड़ा अजीब सा लगता था कि शुरू में बिल्कुल लॉकअप थे हम लोग और बड़ा अजीब सा लगता है। अब यकीन करें आप, वो मुझे नया फॉर्मेट ये जो है पसंद आने लगा है। आप ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली को क्वालिटी टाइम दे सकते हैं, ज़्यादा सोच विचार कर सकते हैं, ज़्यादा किताबें पढ़ सकते हैं और मुल्क के लिए जो मैं लिखता हूँ कॉलम से, उसमें ज़्यादा रिसर्च कर सकता हूँ। तो हमें हर चीज़ में अल्लाह ताला को बेहतरी होती है और इसमें भी हमें बेहतरी ढूंढनी होगी और नए अंदाज जीतने के अपनाने होंगे, जीने के। उसमें एग्रीकल्चर, डेयरीज, लाइव स्टॉक, डिजिटलाइजेशन, आईटी, ई कॉमर्स, ऑनलाइन बैंकिंग, ये वो चीज़ें हैं जो आने वाले वक्त में आपको मुनाफा कमा के देंगी। ठीक है जी। तो जी नाजरीन, इसी के साथ जी प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। आज ईद का तीसरा रोज़ था। आज भी मैं हमारे मेहमानों के साथ हमने बनाया, कोशिश यही की कि आपको वो बातें बताएं जो कि SOPs के हवाले से भी हैं और ख़ास तौर पे ईद तो सेलिब्रेट करें लेकिन जाहिर सी बात है चूँकि कोरोना वायरस जैसी वबा का सामना है इस वक्त तमाम लोगों को पूरी दुनिया में, तो उस हवाले से भी आपको अपडेट भी रखते रहें। न्यूज़ लाइन विद रिज़ा सैफी में मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।